गुड आफ्टरनून। हाँ ऑडिबल। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। हम्म। ओके, कॉपी खोलो। गुड इवनिंग। 4 बज गया तो इवनिंग ही सही है ना। गुड इवनिंग वैभव। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, है ना। ओके, वन सेकेंड। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, ओडीई में लेक्चर नंबर 10 पे बेसिकली डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 टॉपिक कवर अप कर चुके हैं ओडीई का, आईआईटी जैम 2026 के सिलेबस में, जहां से आपके ओडीई से टोटल 10 to 15 मार्क्स आपको अप्रोक्स पूछा जाता है। ठीक है, एटलीस्ट 10 भी पूछे गए किसी ईयर और मैक्स 15 मार्क्स तक जा सकते हैं। ऑन एन एवरेज 12-13 आप मान के चल सकते हैं, जिनमें आपको 4 to 5 मार्क्स फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, जो हम लोग पहले स्टार्टिंग में कवर अप किए। 2 लेक्चर्स हम लोग लिए 8 और 9 आपके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, जहां से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन हर साल आपके आएंगे, आइदर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के। तो इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम लोग देखे और साथ ही साथ हम लोग पीवाईक्यूज पे भी डिस्कशन किए। आज से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन तो देखे हैं, लेकिन एक ऑर्डर, 2 ऑर्डर, पहले तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री देखे, फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में भी हम लोग पर्टिकुलरली बेसिकली आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर एक ही रहता था, है ना, किसी भी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, वहां से हम लोग ट्रेजेक्टरी निकालते थे। लेकिन अब क्या देखेंगे हम लोग, अभी जनरल थ्योरी देखने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहां पे ऑर्डर आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारा चीजें हैं। अब अगर लीनियर हम बोल चुके, इसका मतलब डिग्री आपका 1 फिक्स्ड है, डिग्री आपका चेंज नहीं होगा, 1 फिक्स्ड है, क्योंकि ये लीनियर है। डिग्री अगर 1 से ज्यादा हो गया तो फिर लीनियर नहीं रहेगा। तो मेन टारगेट है, अभी से 3 क्लासेस आपके इसी पे चलेंगे, जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसके जो पीवाईक्यूज है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके पीवाईक्यूज भी है, जैम में भी है। अगर जैम में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अगर पूछना चाहे, इन द सेंस थोड़ा सा अगर टफ क्वेश्चन इससे अगर पूछा जाता है, तो इस चैप्टर से आपको रह सकते हैं। अदरवाइज ये गेट के लिए, नेट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल जो आपको नेट गेट में ज्यादातर आते हैं एज कंपेयर जैम। जैम में भी आते हैं, एक क्वेश्चन एटलीस्ट आते हैं, चाहे वो एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से रिलेटेड हो जाए, या रॉन्स्कियन से रिलेटेड हो जाए, या एलआईएलडी से रिलेटेड हो जाए, या सॉल्यूशन से रिलेटेड हो जाए, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इस कंडीशन के साथ कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफैक्ट मेनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होंगे, फाइनाइट होंगे, मोर देन 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। वो सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। आपके जैम में जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो ना सेकेंड ऑर्डर तक ही पूछता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर, बट यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड करके इसे हायर ऑर्डर तक भी डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर में। जब आप गेट नेट वगैरह दोगे तो वहां पे ये काम में आ जाता है। ठीक है, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे हम अभी जस्ट बोले, nth ऑर्डर तक हम लोग डिस्कस करेंगे कैसा होता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस पे डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग रिड्यूस करके आ जाएंगे सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में ही सॉल्यूशन का नेचर पे ही पूरा का पूरा क्लासेस चलेंगे। सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे होंगे, एलआई सॉल्यूशन क्या होता है, एलडी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का रॉन्स्कियन क्या होता है, अगर सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे 0 हो जाए तो पूरे इंटरवल पे क्या होंगे, सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 नहीं होता है तो उस पूरे इंटरवल पे क्या होंगे। सारे के सारे जो डिस्कस करेंगे ना, वो सॉल्यूशन से ही रिलेटेड होंगे। सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे, या क्वेश्चन में दिया जाएगा,
उसके आसपास ही पूरा का पूरा क्लासेस चलेंगे, आज के, कल के, परसों के, ये सारा का सारा, ठीक है ना। तो दिमाग में ये रखिएगा कि हम लोग सॉल्यूशन से ही रिलेटेड डिस्कस करने वाले। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 पे। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ स्लाइड को ऑलरेडी रेडी करके रखें ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम दे पाए, ठीक है। तो ये आपके क्या है, जनरल डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, द मोस्ट जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप लोगे लीनियर किसी भी ऑर्डर का, कहीं ना कहीं वन ऑफ द पार्ट इन्हीं में से आएगा। तो क्या लिखा गया इस स्लाइड को पहले आप आराम से एक बार पढ़ लीजिए, 1 मिनट टाइम देते हैं, फिर हम पूछेंगे कुछ। चलो दिख रहा है ना। कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पे। क्या क्या है, ए नोट, A1, A2, AN और आर, ये सारा का सारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। लीनियर में क्या कहता है, सारे वेरिएबल और डेरिवेटिव का पावर 1 होना चाहिए है। सारे के डिग्री मतलब पावर 1 इन द सेंस डिग्री 1 हो गया। कोई भी दो वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, नहीं है। मल्टीप्लाई एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है, क्या दो डिपेंडेंट कहीं पे भी मल्टीप्लाई है, नहीं। क्या एक डिपेंडेंट और एक डेरिवेटिव कहीं पे मल्टीप्लाई है, नहीं है। आपको कहीं दिख रहा है कि इसके साथ y मल्टीप्लाई में हो, नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि 2y into y हो जाए, नहीं है। तो यह लीनियर है, कोई इशू नहीं है। लीनियर में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बट दो डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई या दो डिपेंडेंट वेरिएबल के मल्टीप्लाई या डिपेंडेंट एंड डेरिवेटिव सो डिपेंडेंट एंड उसके डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज लीनियर, द मोस्ट जनरल लीनियर। क्यों? क्योंकि आप जो भी लीनियर लोगे कहीं ना कहीं इसी का ही पार्ट होगा। वहां पे ए नोट से ए एन तक और राइट साइड आर जो, ये सारे आपके कांस्टेंट सॉरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और साथ ही साथ आपके ए नोट 0 नहीं है, तभी तो हम लोग एन ऑर्डर का डिस्कस करेंगे। अगर ए नोट 0 ले लेंगे तो फिर एन ऑर्डर नहीं रहेगा, इसलिए हम लास्ट में लिख दिए ए नोट 0 नहीं है। अगर ए नोट 0 नहीं है, पूरा उसे सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसा लिखें। डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं, बट सम टाइम क्वेश्चन में ऐसा देता है, इसलिए हम इस वाले को भी इंट्रोड्यूस किए हैं, राइट। उसको थोड़ा सा डिवाइड करके, क्योंकि ए नोट 0 है नहीं, डिवाइड कर दिए कि नया P1, P2, P3, Pn और x मान लेते हैं r बाई एन नोट, ठीक है। वेर वही सेम बात है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिविजिबल अगर करेंगे तो अगेन कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये 0 है नहीं तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपके सारा कॉन्टिन्यूस हो गया। इसी को थोड़ा सा ना मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखे हैं, डी बाई डी एक्स को हम लोग एक नोटेशन दैट इज, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स को। उसी तरह से डी बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को लिखते हैं कैपिटल डी स्क्वायर, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब को लिखेंगे कैपिटल डी क्यूब, एंड सो ऑन। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, बहुत अच्छा वर्क करता है, मतलब क्वेश्चन बनाने में आसान होता है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने में आसान होता है, तो हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। ये भी डिफरेंशियल का एक नोटेशन है, दिस इज अ नोटेशन, दिस इज आल्सो नोटेशन, ठीक है। तो हम लोग उसको लिखे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। ध्यान रखिएगा हमने राइट साइड में y को कॉमन लिया है, ऐसा कभी मत कर दीजिएगा कि अच्छा dy मल्टीप्लाई है, इसको हम y d लिख देते हैं, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। dy मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे, y हो गया आपका ऑपरेंट, d हो गया ऑपरेटर, और यहाँ जस्ट मल्टीप्लाई है एक वेरिएबल एक ऑपरेटर के साथ, ठीक है ना। तो दोनों में बहुत फर्क है, तो ऐसे नहीं लिख दीजिएगा, ये राइट साइड ही होगा, ओके। इसी को हम लोग क्या लिखे, एक छोटा सा एल वाई इक्वल टू एक्स लिखे, ये दिस इज जस्ट नोटेशन, वेयर एल वाई नथिंग बट ये पूरा का पूरा डिफरेंशियल ऑपरेटर वाला जो है, ओके। अगर x 0 हो गया तो एल वाई इक्वल टू 0, एल वाई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्डर, द मोस्ट जनरल होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। और अगर x 0 नहीं है तो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n।
जब भी हम आगे चल के कभी भी एल वाई लिखेंगे ना, तो आप उसको यही समझना। अगर हम कभी भी लिख देंगे कि एल वाई लिखे हैं थ्योरी में भी, तो आप उसे ये समझना ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक। इसलिए हम यहाँ पे एक बार इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। आगे आएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आएंगे कि एल वाई इक्वल टू जीरो मतलब होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, ये दिमाग में रखिए। क्लियर यहां तक? चलिए, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस यहां जो डिस्कस करेंगे ना, मैक्सिमम होमोजीनियस पे ही करेंगे। नॉन होमोजीनियस पे कुछ पर्टिकुलर केस करेंगे, इक्का दुक्का, जो नेट गेट में आता है बट जाम में नहीं है, तो हम लोग होमोजीनियस पे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली नॉन होमोजीनियस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ये चीजें। अब आ जाइए एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। इससे ना 2023 में क्वेश्चन आया था, 2022 में क्वेश्चन आए थे, 2019 में आए, 2015 में आए, 2024 में नहीं आया, 2025 में नहीं आया, आई थिंक 2026 में आ जाए, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर चैप्टर भी है बट आपको हम यहीं पे एक साथ इंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम को थोड़ा सा समझिएगा अच्छा से। इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट क्वेश्चन के लिए मेंशन किया गया है और एक पार्ट आपके उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड मेंशन किया गया है, ठीक है। एक पार्ट आपके क्वेश्चन के लिए है, एक पार्ट आपके सॉल्यूशन के लिए है। अभी अभिज्ञान झा, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं क्या कहता है, इसे पहले समझते हैं। थोड़ा आराम से समझिएगा क्योंकि ना ये हायर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट क्वेश्चन के लिए क्या किया गया है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम में कहता है कि कोई भी अगर सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि हम बोले पहले जैम में जो है ना ज्यादातर सेकेंड ऑर्डर से आगे का सिलेबस में है नहीं है, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर हायर ऑर्डर जो आपके नेट गेट में है, बट हम यहाँ पे जैम के लिए फिलहाल मेन टारगेट में, इसलिए हम सेकेंड ऑर्डर को ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें है, क्या कहता है इसे समझिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिए, ऐसा ही होगा। द मोस्ट जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे ए नोट ए वन ए टू आर आपके क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इसका एक्स का, और ए नोट जीरो नहीं है, हमने लिख दिया। अगर क्वेश्चन में आपको इंटरवल डिफाइन है तो इस तरह से एक्स का इंटरवल मेंशन होंगे। अगर इंटरवल डिफाइन नहीं है तो हम लोग पूरा का पूरा रियल नंबर सिस्टम एज ए कॉन्सिडर करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर इंटरवल डिफाइन है तो ए बी इंटरवल लेंगे, और अगर इंटरवल डिफाइन नहीं है तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो एक्स है ना पूरे रियल नंबर सिस्टम से ले रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक्स नॉट जो है जीरो नहीं है, ठीक है। ये चीज, कोई भी क्वेश्चन अगर इस चीज को फॉलो करता है, कोई भी क्वेश्चन अगर ये जो तीन लाइन का कंडीशन है इसे फॉलो करते हैं, तो एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम कहता है कि किसी भी दो कांस्टेंट के लिए, कोई भी दो कांस्टेंट C1 C2 लेते हैं, और किसी भी एक्स नॉट के लिए कांस्टेंट आप खुद से भी पिक कर सकते हो, ठीक है ना। किसी भी कांस्टेंट के लिए एक आपको एक्स नॉट मिलेगा उस इंटरवल में, सच दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन इन तीनों को फॉलो कर जाए तो सॉल्यूशन के लिए कहता है कोई भी दो कांस्टेंट अगर आप ले लोगे और एक्स नॉट लोगे, उसके लिए यहां पे लिखता है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। 100% एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा। और यूनिक के साथ साथ में क्या कहता है, ये दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। पहला उस एक्स नॉट पे C1 देगा, दूसरा उसके डेरिवेटिव जो है सॉल्यूशन का वो C2 देगा। तो ये जो है नीचे के तीन दो लाइन वो सॉल्यूशन से रिलेटेड, ऊपर के तीन लाइन वो क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन इन तीनों लाइन को फॉलो करते हैं, कंसीडर करता है, क्वेश्चन सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। उनके पास 100% एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, 100%। अब यूनिक है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो होंगे ही नहीं, तो इसका मतलब आप कोई भी दो कांस्टेंट अगर उठाते हो, एनी रियल नंबर लिखे हैं, उसके लिए एक यूनिक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कैसा डिस्कस करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन को देखेंगे क्या तुम इन तीनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो 100% तुम्हारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा।
100%। अब बोलोगे सर हम C1 का वैल्यू 3 ले लेंगे, C2 का वैल्यू पाई ले लेंगे। हाँ ले लो ना, उससे रिलेटेड भी एक यूनिक सॉल्यूशन 100% मिलेगा। अब ये यहाँ कहता है देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट आपको ढूंढना पड़ेगा, और जब भी देयर एग्जिस्ट वर्ड आते हैं तो अलर्ट हो जाइए, है ना। ढूंढना पड़ेगा। अब हमेशा डायरेक्ट ढूंढा नहीं जाता, हिट एंड टाइल में बहुत टाइम पे आ जाएंगे, बहुत टाइम पे आपको C1 C2 से रिलेटेड लगता है कि ऐसा ले ले तो काम बन जाएगा। आगे हम लोग एक्चुअली थ्योरी पढ़ेंगे कि कैसे जनरल सॉल्यूशन निकाला जाता है, कैसे सारा चीजें किए जाते हैं, बट अभी के लिए हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मिलेंगे पक्का, थ्योरी कहता है कि 100% मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन इन तीनों लाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम कोई गारंटी नहीं कर रहा है कि उनके पास यूनिक होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए गारंटी नहीं कर रहा है। मे भी हो सकते हैं, मे भी नहीं भी हो सकते हैं, बट अगर इसे आप फॉलो कर रहे हो तो 100% आपके पास सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ओके चलो, मैथ सॉल्यूशन, ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके अच्छी बात है, पढ़िए। हाँ तो क्या ये समझ में आया, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन लेके देखोगे ना वो इसको फॉलो कर जाएगा। कोई भी क्वेश्चन लेके देखोगे, अगर उसके पास अगर सॉल्यूशन है तो इसको फॉलो कर जाएगा। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे मेंशन किए हैं इसी चीज को समझने के लिए। सो डैट एक सॉल्यूशन लिख दिए, इज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक कहने का मतलब ओनली वन होगा जो उस कंडीशन के साथ सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन को, ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू मतलब उसके पास आपके इनिशियल कंडीशंस दिए गए हैं। क्या कहता है, आप लोग इसे क्या खुद से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। कहता है कि आपको शो करना है कि ये जो है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिक होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो आपको अभी जो जस्ट एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम था उस पे फिट बैठ रहा है ना। तो कैसे शो करेंगे ये हम लिखेंगे, उससे पहले अपना इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को फेयर कर लीजिए, सॉल्यूशन को कीजिए और इनिशियल कंडीशन को कीजिए। हम पीछे वाले स्लाइड पे जाएंगे, फिर आप समझिए, आपको 3 मिनट का हम टाइम देते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे कि इसे कैसे शो करना है और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। जब हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे ना उसे बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप इसे देखिए, पहले एक बार फेयर कर लीजिए। जो समझो, लिख लिया। क्वेश्चन लिखना था और शो करना है, इनिशियल कंडीशन है और क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। हम पीछे वाले स्लाइड पे जा रहे हैं, इसको देखो और समझो। मोरेवर पे बाद में डिस्कस करेंगे। कहता है कि उस इंटरवल के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, तो पूरे पूरे के पूरे इंटरवल के लिए हो जाएगा। पहले तो एक पॉइंट के लिए है, तो अगर वो पॉसिबल है तो पूरे इंटरवल के लिए हो जाएगा। सो ही तो करने बोल रहा है, सो हो गया। चलो ठीक है, 1 मिनट।
पहले ये सोचना है क्या क्वेश्चन एग्जिस्टेंस इन यूनिकनेस थ्योरम के स्टार्टिंग के 3 लाइन जो है उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे यहां से मुझे निकालना है। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे कंडीशन आपको दिए गए हैं। चलिए 3 मिनट खत्म हो गया। अगर आप कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके यूट्यूब में, या गूगल मीट से लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहता है। गूगल मीट से ज्वाइन होके व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल मीट से ज्वाइन होके आप क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे भी माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, इसमें क्या कहता है कि क्वेश्चन इस टाइप से होना चाहिए और ए नोट ए वन ए टू सारा का सारा आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा जहां ए नोट जीरो नहीं है। बस इतना ही ना कहता है, इतना ही है, उससे ज्यादा और कुछ है नहीं है। तो ये चीज को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन को क्या दिया गया, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इज y डबल डैश फोर वाई इक्वल टू 12x। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं ना 1 इंटू वाई डबल डैश माइनस 0 इंटू वाई कर सकते हैं, फिर हो गया, या प्लस ही कर दो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। फिर कर देते हैं यहाँ पे प्लस माइनस 4 इंटू वाई, इतना कर ही सकते हैं, और 12x विच इज इन द फॉर्म ऑफ, एक पहला है इसलिए हम सब कुछ करके दिखा रहे हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ कैसा है, ए नॉट वाई डबल डैश ए वन वाई डैश ए टू वाई और आर, वेर वेर ए नॉट आपके क्या है, ए नॉट बराबर 1 जो जीरो नहीं है। ठीक है, ए टू इक्वल टू 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो फंक्शन इज ऑल्सो ए कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ए थ्री आपके कितने हैं, तो ए थ्री हो गए, अच्छा ए नॉट ए वन होगा, सॉरी यहाँ पे ए टू कर देते हैं, ए टू हो जाएंगे आपके -4 और यहाँ पे ए वन हो जाएगा, ए वन इक्वल टू हो गया आपके 0। ठीक है, ये चीज है, ए टू -4 एंड आपके आर है 12x, ऑल आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, ऑल आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहाँ, आपको इंटरवल दिया गया है क्वेश्चन में। अगर इंटरवल क्वेश्चन में नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा हम लोग क्या ले लेंगे, रियल नंबर सिस्टम। इंटरवल क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अगर हो सकता है ना कभी क्वेश्चन पर्टिकुलर इंटरवल के लिए डिफाइन हो तो इस तरीके का है, अगर नहीं है तो पूरा रियल नंबर सिस्टम। तो ऑल आर कॉन्टिन्यूअस भी है, ए नॉट जीरो भी नहीं है, और क्वेश्चन जो है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर वाले फॉर्म में है। इसका मतलब थ्योरी क्या कहते हैं, बाय एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ये 100% यूनिक होगा। अब यहाँ पे क्या कहता है कि आप शो कीजिए कि ये वाले यूनिक होंगे इन दोनों कंडीशन के साथ। देखिए सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले अलग अलग बहुत सारे यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये वाले यूनिक इसलिए है क्योंकि ये इकलौता ऐसा सॉल्यूशन है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। कंडीशन आप चेंज करोगे, यूनिक सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। कंडीशन चेंज कीजिएगा, तीसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसलिए हमने कहा C1 C2 आप कुछ भी लोगे उसके अकॉर्डिंग यूनिक सॉल्यूशन आएगा, है ना। आपको क्वेश्चन तो सेटिस्फाई कर गया, इसके पास यूनिक तो होंगे, लेकिन आप जैसा C1 C2 लोगे उसके अकॉर्डिंग यूनिक सॉल्यूशन रेडी होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जबकि हम लोग एक्चुअली में क्या करते हैं, पहले पता, पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जनरल वाला, उसमें C1 C2 जो भी आप रख के सेटिस्फाई करा के यूनिक निकाल सकते हो, लेकिन थ्योरी कहता है पहले इधर से जाओ। तो वो चीजें हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब क्या आ गया। अब आपको यहाँ पे कहता है देन बाय, हम यहाँ पे बोल सकते हैं बाय बाय एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, एंड यूनिकनेस थ्योरम, बाय एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम, जो मान लेते हैं ये स्टार है। ठीक है, तो स्टार हैज यूनिक सॉल्यूशन, ये तो पक्का यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। आ जाओ नाउ, y बराबर आपको कितना दिया गया, 3e⁻²x प्लस e⁻−2x -3, है ना।
सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये एक सॉल्यूशन है। अगर एक सॉल्यूशन है उसके बाद चेक करना है क्या ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर करते हैं और एक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूनिक, क्योंकि सेकेंड लाइन वही बोलता है कि किसी भी दो C1 C2 और एक x0 के लिए आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो इस कंडीशन को आपके सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग जो y है ना, मान लिए देख लेंगे C1 C2 आपको गिवन है, x0 भी गिवन है, x0 इक्वल टू 0 है, C1 C2 भी गिवन है। तो आपके पास इन दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर गया और वो एक सॉल्यूशन भी है, इसका मतलब वो 100% क्या हो जाएंगे, यूनिक हो जाएंगे। 100% क्या हो जाएंगे, यूनिक हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा, एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और मल्टीपल सेलेक्ट वहां चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेकंड में सबसे पहले मुझे क्या शो करना है कि ये एक सॉल्यूशन है भी कि नहीं, ये तो चेक कर लें। चलिए इसको 2 बार डेरिवेटिव करो जी, या पहले सेटिस्फाई करा ले, नहीं सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। एक बार डेरिवेटिव करो, इसको कितना हो गया 6e⁻²x माइनस 2e⁻²x - 3। एक बार और डेरिवेटिव करो, कितना हो गया 12e⁻²x प्लस 4e⁻−2x। इतना ही ना आया, उठा के रखो y डबल डैश माइनस 4y, y डबल डैश माइनस 4y, y डबल डैश माइनस 4y आपको 12x आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। y डबल डैश कितना हो गया 12e⁻12x प्लस हो गया 4e⁻−2x माइनस 4 इंटू y, y कितना है 3e⁻2x प्लस e⁻−2x माइनस 3x। कितना हो गया बोलो यहां से, तो 12e⁻2x प्लस 4e⁻−2x माइनस 12e⁻2x माइनस 4e⁻−2x माइनस माइनस प्लस 12x। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया आपका, तो फाइनली कितना आ गया 12x। यहां से हम लोग इतना बोल सकते हैं कि y इक्वल टू 3e⁻2x प्लस e⁻−2x माइनस 3x इज अ सॉल्यूशन। अभी तक हम लोग क्या बोल रहे हैं, इज अ सॉल्यूशन ऑफ किसका y डबल डैश माइनस 4y इक्वल टू 12x। इसका एक सॉल्यूशन तो है क्योंकि वो एक्सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इस एक्सप्रेशन में कोई भी डेरिवेटिव और आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, डेरिवेटिव नहीं है, आर्बिट्ररी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डेरिवेटिव नहीं है। चलो अच्छी बात है। ऑल्सो 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 कहा गया, दो कंडीशन ई नोट आपके यहाँ पे कितना है 0, C1 4 है, C2 1, ये दे दिया। किसी भी हम बोले हैं C1 C2 के लिए, जिसने कहा 4 1 और x0 कहता है इंटरवल से लेंगे, पूरा r से है यहाँ पे इंटरवल, इसका मतलब x0 0 ले लिया हम लोग, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी गिवन। बस अगर इन दोनों को सेटिस्फाई कर गया तो ये जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएंगे, यूनिक। ये सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, यूनिक। ऑल्सो बोलिए यहाँ पे y0, तो y0 कहने का मतलब 0 रखो, तो 3e⁻0 प्लस e⁻0 माइनस 0 कितना हो गया 3 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 0 इक्वल टू 4 एंड y डैश 0, तो y डैश यहाँ हमने निकाला है 6 e⁻0 और माइनस 2 e⁻0 और माइनस 3, तो कितना हो गया 6 e⁻0 का वैल्यू 1, 6 e⁻0 का वैल्यू 1 माइनस 2 e⁻0 का वैल्यू 1 माइनस 3, दैट मीन्स 6 इधर कर देते हैं 6 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग यहां से फिर अब बोलेंगे हैंस बाय, वही बात है फिर, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, जो y इक्वल टू है 3e⁻2x e⁻−2x माइनस 3x इज यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या हो गया आपका, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया आपका, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर क्वेश्चन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो पाता। अगर सॉल्यूशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, किसी एक को भी हो सकता है यहाँ 5 हो जाए, हो सकता है कि ऐसा x0 ना मिले, तो फिर यूनिक सॉल्यूशन वो नहीं हो पाता। ठीक है ना,
तो दोनों को ही देखना है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस में। इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, दैट इज उसके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। और आपको अगर C1 C2 क्वेश्चन में एक्स नॉट गिवन है तो चेक कर लीजिए वो इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कहता है अगर ऐसा है एक यूनिक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा इसको सेटिस्फाई करने वाला। सॉल्यूशन देख लिया, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वही वाला क्या यूनिक है। ठीक है, इसी तरीके से इसको समझने के लिए कुछ एज ए एक्सरसाइज हम यहाँ पे लिखे हैं। टाइम कम रहता है, 1 घंटे करके डेली क्लास लेते हैं, है ना। तो एज एक्सरसाइज लिखे, आप लोग समझिएगा, कीजिएगा। कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। इस सारे को क्लास एंड होने के बाद जैसे 3 क्लासेस हम लोग इसको थ्योरी के रिलेट कर देंगे, फिर सारे पीवाईक्यूज करेंगे जैसे हम लोग ओडी में इसमें किए थे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में किए, उसी तरह से इसमें भी जैम गेट नेट के सारे पीवाईक्यू करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे हमने बोला कि शो कीजिए कि ये जो है ना सॉल्यूशन तो है लेकिन यूनिक नहीं है। अब यूनिक नहीं है तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन है वो फिलफिल नहीं कर रहा है एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम को, हो सकता है ये वाला पॉसिबल। हो सकता है कि ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब 100% को सेटिस्फाई कर रहा है, बट हो सकता है इनिशियल कंडीशन को ना कर रहा हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, राइट। ये सॉल्यूशन तो है लेकिन यूनिक नहीं है, तो यूनिक नहीं है तो एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम में कहाँ पे डिफॉल्ट हो रहा है, तो इसे शो करना है। दूसरा क्या है, शो कीजिए ये भी है कि यूनिक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और जहां पे हम लोग इनिशियल कंडीशन भी आपको दे दी, ए नॉट है 1 और C1 है 0, C2 है 2, फिक्स कर दिए हैं। तो आपको पहले चेक करना है कि क्या ये क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन रखता है। अगर रखता है तो क्या ये एक सॉल्यूशन है, अगर है क्या ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर करता है तो फिर ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन चेंज होगा, सॉल्यूशन चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से दो छोटा सा हम स्टेटमेंट लिखे हैं। एक स्टेटमेंट है, उसका कॉरलरी है, ये कॉरलरी, कॉरलरी मतलब उसका उपपरिमेय जिसको बोलते हैं हम लोग, लेमा, छोटा सा पार्ट। ठीक है, ये एज एक्सरसाइज रहा, इन दोनों को अभी आप आराम से पढ़िए। राइट करिए ना, पढ़िए, पढ़ो तो। कोई डाउट हो यूट्यूब से भी हम देख रहे हैं सबको, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कमेंट कीजिए। क्लास ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का, वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर वहाँ पे डेली लाइव क्लास का लिंक सेंड किया जाता है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। उसके बाद कोई भी डाउट्स वगैरह होगा माइक अनम्यूट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? और ये कोई भी सॉल्यूशन है एक्स नॉट इंटरवल ए बी से है, तो वाई एक्स नॉट बराबर 0, वाई डैश नॉट बराबर 0 लेके वाई एन माइनस 1 एक्स नॉट 0 होता है, तो जो भी सॉल्यूशन आया है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। जीरो के इक्वल कहने का मतलब होता है यहाँ पे आइडेंटिकली जीरो। ठीक है, जीरो का इक्वल मतलब आइडेंटिकली जीरो। तो क्या कहता है, अब ये आ गया नोटेशन, द मोस्ट जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड, हम स्टार्टिंग में इसी को समझा दिए थे। क्या ऐसा लिखेंगे, बार बार क्यों इतना लंबा चौड़ा सा लिखना है ना। तो जनरल के लिए कहता है कि मान लेते हैं कोई वाई एक्स एक सॉल्यूशन है, होमोजीनियस वाले की बात कर रहे हैं। अगर वो सॉल्यूशन किसी इंटरवल में डिफाइन है तो ठीक है, नहीं तो पूरा एज ए रियल नंबर सिस्टम को हम इंटरवल ले लेंगे। ओके, चलो बढ़िया। फिर कहता है कि अगर वो डिफाइन है, इंपॉर्टेंट बात यहां है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहता है, काम की बात क्या है, उस एक्स नोट में वाई, उसके डेरिवेटिव, उसके डेरिवेटिव, उसके डेरिवेटिव तब तक जाएंगे n-1 तक। अब n-1 लिखने का कहने का मतलब n कहां से आया, तो सर n यहां से आया, क्योंकि ये जो है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का ये है, तो उससे कम ऑर्डर तक जाएंगे, उससे कम तक। अगर ये 3 ऑर्डर का होता है तो हम लोग 2 तक जाएंगे, अगर ये 2 ऑर्डर तक होता है तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव तक जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है कि सारे में उस एक्स नॉट में वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो।
अगर ऐसा पॉसिबल है, दैट मीन जो आप जो सॉल्यूशन है ना वो आइडेंटिकली जीरो, आइडेंटिकली जीरो मतलब किसी भी एक्स के लिए वो हमेशा एज ए जीरो सॉल्यूशन ही होगा, हमेशा जीरो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, एकदम वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, खत्म, जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन। बहुत टाइम पे जीरो सॉल्यूशन जो है वो सिंगुलर सॉल्यूशन में जाता है, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन बहुत टाइम पे जीरो होता है। जैसे कि समझने के लिए अगर हम लोग देख ले, चलिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे हम समझाते हैं, एक माइंड में आया, जैसे कि y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, क्लियर है। तो इसमें y इक्वल टू जीरो अगर लेते हैं तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो, सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी आपकी क्या है, y इक्वल टू जीरो इज ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो है, y इक्वल टू जीरो इज ए सॉल्यूशन। हाँ ये आपके एज ए सिंगुलर सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन है, ये जनरल नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, सिंगुलर है लेकिन सॉल्यूशन, ठीक है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कहता है कि अगर आपके क्वेश्चन होमोजीनियस में इसको सेटिस्फाई करता है तो कहता है कि ये एक सॉल्यूशन नहीं, फॉर ऑल के लिए जीरो ही होगा, दूसरा कोई पॉसिबल नहीं है, जीरो के अलावा कोई पॉसिबल नहीं है, ये कहता है। इसी को हमने क्या बोला, सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो ये लीजिए सेकेंड ऑर्डर का लीनियर, सेकेंड ऑर्डर का है तो फर्स्ट डेरिवेटिव तक जाएंगे, थर्ड ऑर्डर का है तो सेकेंड डेरिवेटिव तक जाएंगे, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से, ठीक है। फॉर सम एक्स नॉट देन वाई एक्स इज आइडेंटिकली जीरो, मतलब एक साथ जीरो हो जाएगा, दैट इज फॉर ऑल एक्स के लिए, एक्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि अच्छा एक्स इक्वल टू 3 के लिए जीरो है, 2 के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरे इंटरवल में खत्म हो जाएगा वो, जिस इंटरवल में भी आपको क्वेश्चन डिफाइन होगा ना, क्वेश्चन डिफाइन है मान लेते हैं 1 से लेकर पाई के बीच में, अगर आपका एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए जीरो हुआ, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए जीरो हो गया, आप मान के चलिए पूरे इंटरवल में जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 के लिए भी जीरो हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू पाई के लिए भी जीरो हो जाएंगे, ठीक है, इंटरवल डिफाइन नहीं है, पूरे आर के लिए जीरो हो जाएंगे वो। लेकिन इसके लिए जरूरी वेपन क्या है, जरूरी वेपन ये है उस किसी भी एक्स नॉट के लिए उसका डेरिवेटिव और वो जीरो वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन लेके यहाँ पे है, एक ना ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम लोग ले लेते हैं y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक हमने लिया, चलिए मान लेते हैं क्या y इक्वल टू कुछ भी लो ना, जैसे कि c1 cos x प्लस c2 sin x, क्या ये सॉल्यूशन है, माने हैं इज ए सॉल्यूशन, इज ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ स्टार। चलो अगर सॉल्यूशन चेक कर लो ना, एक बार डेरिवेटिव करो कितना होता है बोलो, माइनस c1 sin x प्लस c2 cos x, दोबारा डेरिवेटिव करो कितना हो गया, माइनस c1 cos x माइनस c2 sin x, इसको कॉमन ले लो, कॉमन लो, माइनस कितना हो गया c1 cos x प्लस c2 sin x, इसका वैल्यू कितना है जी, माइनस ऑफ y, ऐड कर दो इस साइड आके, आ गया, सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन तो है। अब ये सॉल्यूशन के साथ हमने यहाँ पे कर देते हैं विथ क्वेश्चन में लिख रहे हैं कि y जो है ना कोई भी x नॉट के लिए, किसी भी x नॉट के लिए ये जीरो है एंड उसका डेरिवेटिव भी उसी x नॉट के लिए क्या है, जीरो है। अब इंटरवल नहीं देते हैं, पूरा का पूरा रियल नंबर सिस्टम ले लीजिए, यहाँ कोई एक इंटरवल पे डिस्कस नहीं करते, जाओ पूरा रियल नंबर सिस्टम ले लो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रेडी करें, दे सकते क्यों नहीं, बस ध्यान रखना ये ना हम दोनों जगह जीरो ही लिखे हैं उसका डेरिवेटिव पे। तो स्टेटमेंट क्या कहता है पीछे वाले स्लाइड में कि y क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकली जीरो, ये एक सॉल्यूशन है ना, क्या ये जीरो है, नहीं है, जीरो तो नहीं है ना, तो क्या अब क्या करेंगे हम, ट्राई दिस इज ए सॉल्यूशन, अब इनको इन दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई कराते हैं, इन दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। नाउ नाउ ध्यान से देखिएगा, y एक्स नॉट में जीरो है, y एक्स नॉट में जीरो, इसका मतलब c1 cos x नॉट प्लस c2 sin x नॉट, इसमें क्या है, जीरो है, इसको मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, एंड y के डेरिवेटिव जो है उसी x नॉट पे जीरो है, तो y के डेरिवेटिव कहाँ गया, ये वाले, माइनस ऑफ c1 cos के बाद कितने साइन, तो साइन x नॉट
और प्लस C2 cos x0 पे 0। अब इन दोनों से मुझे क्या करना है सर, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ यहीं से करते हैं। C2 x0 बराबर C1 चलेगा, यहां से 2 से C1 साइन x0 इक्वल टू C2 cos x0। x0 तो कुछ भी हो सकता है ना जी, कुछ भी हो सकता है। चलो यहां से इतना आ गया, किसी एक का वैल्यू उठा के रख दे, या यहीं से अगर हम लोग C1 बराबर लिख दे तो कितना, मान के चलते हैं कि वो ऐसा x0 है जिसमें साइन जीरो नहीं है अभी के लिए। अगर जीरो है तो यहां से तो हम लोग C2 जीरो निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये साइन x0 जीरो हो गया, जैसे x0 बराबर ले लेते हैं पाई, तो साइन पाई जीरो, साइन पाई जीरो तो कॉस पाई होता है -1, है ना। तो कॉस पाई हो गया -1 और साइन पाई हो गया जीरो, इसका मतलब माइनस ऑफ C2 इक्वल टू जीरो, दैट इज C2 इक्वल टू जीरो। लिख सकते हैं ना आसानी से। तो अभी चल के मान के चलते हैं ना, ऐसा x0 है जिसमें साइन जीरो नहीं है, या ऐसा x0 है जिसमें कॉस जीरो नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ कभी जीरो नहीं होता है। अगर आप फिगर में भी देखोगे, कॉस आपके कैसे चलते हैं, ऐसा, साइन आपके कैसे चलते हैं, ऐसा। बात समझ में आ रहा है, दोनों कभी भी एक साथ जीरो नहीं होंगे। ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए साइन और कॉस आइडेंटिकली जीरो हो जाए, एक साथ जीरो हो जाए, कभी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जिसमें कि वो जीरो नहीं है। तो यहां से C2 cos x0 बाय साइन x0, जहां पे हम लिख देते हैं कि साइन x0 जीरो नहीं है, कोई ना कोई हुआ। अगर ऐसा पॉसिबल है उठा के रखो फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1। हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेते तो बहुत आसान होता, बट कोई बात नहीं, फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 में बोलो C1 का वैल्यू कितना है, C2 cos x0 बाय साइन x0, और यहाँ पे C1 के साथ में कितना है, cos x0, और यहाँ पे कितना हो गया, C2 साइन x0, राइट साइड में कितना, जीरो। थोड़ा सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं ना, साइन x0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो C2 cos x0 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा C2 साइन स्क्वायर x0 इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया, साइन x0 से मल्टीप्लाई, चलेगा, मल्टीप्लाई कर दिए। C2 आप कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर x0 प्लस साइन स्क्वायर x0, x0 कुछ भी हो जाए आइडेंटिकल होता है, वो आइडेंटिटी होते हैं, दैट इज वन, दैट इज वन। तो यहाँ पे हो गया ये आपके, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, cos स्क्वायर x0 प्लस साइन स्क्वायर x0 इक्वल टू जीरो। ये आपके कभी भी जीरो होंगे नहीं, ये क्या हो जाएंगे, 1। तो यहां से कितना निकल के आया, अगर C2 आपका जीरो निकल के आ गया, कहीं पे भी रख दो ना आप, C2 जीरो यहीं पे रख दो, तो यहां से कितना निकल के आ गया, C1 भी जीरो। अब कहीं पे भी C2 जीरो रख दो, C1 भी जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, C1 भी जीरो हो गया। आपके C2 भी जीरो, C1 भी जीरो, उठा के रखिए इसमें, इसको क्या मान ले, डबल स्टार मान लेते हैं, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन बना, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, नहीं, किसको, इज ए सॉल्यूशन ऑफ स्टार, तो लेकिन इसे भी तो कुछ मान लेंगे ना जी, अच्छा रहेगा। इसको क्या मान लेते हैं, ये फ्रॉम, फ्रॉम कोई भी x0 के लिए हम आपको दिखा दिए, y इक्वल टू जीरो इंटू कितना, cos x प्लस जीरो इंटू साइन x। इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। y इक्वल टू जीरो, दैट इज आइडेंटिकल को हम लोग सिंबॉलिकली क्या करते हैं, y आइडेंटिकली जीरो ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब ही हो जाता है, इसका मतलब ही हो जाता है y इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आई इन द सेंस जिस इंटरवल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, यहाँ इंटरवल हमने मेंशन नहीं किया, तो पूरा का पूरा रियल नंबर सिस्टम एज ए इंटरवल हो गया। क्या आप समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज है, हमने x0 कुछ भी लिया, ठीक है, अगर आपका साइन जीरो होता तो कॉस से डिवाइड कर देंगे, घुमा फिरा के आपका ही आएगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर वो उसका डेरिवेटिव अगर वो थर्ड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव अगर सॉल्यूशन जीरो है, इसका मतलब वो आइडेंटिकली जीरो। आप आंख बंद करके कीजिए, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसके मल्टीपल चॉइस टाइप से ऑप्शंस में देंगे कि अच्छा ये कंडीशन हमने लगा दिया, बताओ इन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉसिबल है, कि y यूनिक हो जाएगा, y जीरो सॉल्यूशन हो जाएंगे, y नॉन जीरो सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना, y इक्वल टू 2 cos x प्लस 3 sin x हो जाएगा। अब यहाँ पे भी तो हो जाएंगे ना, C1 C2 कुछ भी है एक सॉल्यूशन है, C1 C2 पे डिपेंड किया सॉल्यूशन,
नहीं किया तो C1 का वैल्यू 3 कर देंगे, C2 का वैल्यू 5 कर देंगे, यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 बोल देंगे क्या। अच्छा, इस क्वेश्चन का इस इनिशियल कंडीशन के साथ y बराबर C1 y बराबर 3 cos x प्लस 5 sin x सोल्यूशन हाँ है तो है सोल्यूशन, लेकिन जैसे ये कंडीशन लगाएंगे पता चला 0 हो गया, है ना। तो उसमें मल्टीपल चॉइस मल्टीपल सिलेक्ट में ऐसा क्वेश्चन बनेगा, बनेगा नहीं, बिल्कुल आए भी है, ठीक है। तो उसके लिए कॉलरी था, कॉलरी को याद रखना, स्टेटमेंट को जनरल थ्योरी का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। ये एग्जाम आपका है, ओके। इसका कोई ट्रिक नहीं है, मैथ सॉल्यूशन जो भी हो, इसका कोई ट्रिक नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हायर में है, इससे नेट गेट के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और ये स्टेटमेंट को याद रखने के लिए बेसिकली क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, इसके स्टेटमेंट में तुम्हें याद रखना है कि कोई भी nth ऑर्डर के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है और उसके इनिशियल कंडीशन अगर किसी x नॉट पे 0 0 0 है तो वो आइडेंटिकली 0 होगा, बस इसे ही माइंड में रखना है। उसका एक एज एग्जाम्पल से हम आपको शो किए, प्रूव भी नहीं किया, एज एग्जाम्पल से शो किए कि देखो ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका कोई जनरल शॉर्ट ट्रिक नहीं है। एक छोटा सा स्टेटमेंट हम यहां भी लिखे हैं, क्या है, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर कंटेन एग्जैक्टली एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमने यहाँ पे एक छोटा सा अपने मन से क्वेश्चन लिखे हैं, बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सही है, ठीक है। मल्टीपल सिलेक्ट है, पहले पढ़ो स्टेटमेंट क्या कहता है। जैम में भी पूछेगा ना, स्टेटमेंट वाइज पूछेंगे, और नहीं तो फिर नेट गेट में टफ क्वेश्चन पूछेंगे, जैम में नहीं पूछेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आते भी हैं इससे रिलेटेड तो नेट गेट में अच्छे क्वेश्चन आएंगे, हमको दिखाएंगे ना, बस परसों के क्लास में हम आपको ऐसे सारा इसका PYQ नेट गेट जैम का चेक देखने वाले हैं हम लोग। जैसे ही थ्योरी खत्म होगा 3 क्लासेस काफी है इसके लिए, थ्योरी के लिए। कल हम लोग रॉन स्कैन LI LD चेक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है प्रतिभा? ओके, पीछे वाला स्लाइड समझ में आया जो क्वेश्चन करके दिखाएं? चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैथ सॉल्यूशन जो भी हो, आप ये जो है ना शॉर्ट ट्रिक, इसका कोई नहीं है, जनरल सॉल्यूशन है, तो बस स्टेटमेंट को माइंड में रखना है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, विदाउट पेन चलाए भी वो हो जाएगा, ठीक है। डी होगा, सी होगा और डी। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट फिक्स नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। हाँ पूछो, क्या पूछना है। जी भाई। अच्छा। समझ में आ गई? यहाँ साउंड रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है? चलो अब रिकॉर्ड होगा। हाँ बोलो तब, इसमें से कौन कौन सा जाएगा। ए सी डी। अरे सबको चेक करो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं वैसा कांस्टेंट जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, फिक्स्ड नहीं है। जैसे अल्फा इक्वल टू 3 फिक्स कांस्टेंट है, अब अल्फा ही ले लिए, यहाँ वेरिएबल है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, तो दैट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्ररी है। क्या यही वाले अभी हम लोग लिए थे क्वेश्चन, यही वाले क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे ना, तो फायदा बन गया, उसके लिए क्वेश्चन कोई भी ले सकते हैं। तो कहता है कि कोई भी कंप्लीट सॉल्यूशन उसे कहेंगे जिसमें जिस सॉल्यूशन में
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या ऑर्डर के बराबर है, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। याद करो जनरल भी हम यही लिखते थे। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल सॉल्यूशन? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। यहां पे क्या बोलता है? कितना ऑर्डर का? एन ऑर्डर का। कितना कांस्टेंट होना चाहिए? एन। द कंप्लीट इज नथिंग बट जनरल। जनरल का ही अनदर नाम है कंप्लीट। कंप्लीट वर्ड यूज किया जाता है जब आप पीडी पढ़ोगे तो वहां पे थोड़ा कंप्लीट और जनरल अलग होता है, बट ओडी में कंप्लीट और जनरल एक ही चीज है। ठीक है, तो ये चीज है। तो आपसे पूछा जा रहा है जनरल सॉल्यूशन कौन कौन सा है? जनरल से भी एक जैसा ही नहीं होता है, रूप अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो क्या पहला है? पहला है C1 और C2। अब दोनों को कोई भी सिंप्लीफाई करके साइन कॉस के साथ C1 C2 को मर्ज नहीं कर पाओगे, एक नया नहीं बना पाओगे। अगर हम ऐसा लिख देते यहाँ पे कि C1 प्लस C2 कॉस एक्स, फिर लिख देते हैं C3 प्लस C4 साइन एक्स, और आप बोलते हो कि सर इसमें 4 आर्बिट्रेरी है, तो बात गलत है। क्यों? आर्बिट्रेरी कहने का मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। C1 प्लस C2 बन के एक नया बन जाता है आर्बिट्रेरी, और C3 और C4 अगर आर्बिट्रेरी अभी है तो वो दोनों ऐड होकर एक न्यू बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली दो ही आर्बिट्रेरी है, 4 नहीं है। कितना है? 2 है। तो अगर सिंप्लीफाई होगा तो उसे सिंप्लीफाई कीजिए, सारे को मिला के एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, दैट इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, लेकिन ये फाइनल सिंप्लीफाई है, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते C1 को कुछ भी चेंज करके हम लोग C2 के फॉर्म में लेके आ जाएंगे और कॉस भी साइन के फॉर्म में आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग है C1 और C2, तो दैट इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या ये कंप्लीट होगा? नहीं। ऑर्डर कितना है? 2। हमारे पास एक आर्बिट्रेरी है, एक फिक्स्ड है, तो ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, मुझे बताओ तीसरा क्या होगा? प्रतिभा, तीसरा क्या होगा? हो जाएगा सर। बस यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग ना फिर आज के क्लास को एंड करेंगे। कल रॉन्स्कियन LILD करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्या तीसरा हो जाएगा? बोलो, आया ना? साइड हो जाए। जो आप लोग YouTube से लाइव है वो भी बता सकते हैं, क्या थर्ड नंबर कंप्लीट होंगे? थर्ड नंबर कंप्लीट होंगे? इधर का हो गया तुम लोग का पूरा कंप्लीट? चलो देखते हैं। तुम लोग गधा हो, थर्ड नंबर तो सॉल्यूशन है नहीं है। सी नंबर बोले ना तुम लोग भी, सी नंबर सॉल्यूशन ही नहीं है। तो सॉल्यूशन है कि नहीं है चेक भी नहीं करोगे? तो सी इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ही नहीं। आप इसको 2 बार डेरिवेटिव करके इसको सेटिस्फाई कीजिए, राइट से 0 नहीं आएगा। दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, करके देखिए, करके देखिए। आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन और कॉस को। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2x/2। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2। कर सकते हैं ना? इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आपको करके हो, आप चेक करके देखिएगा कि ये सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड के लिए देखिए, इसको एक बार 2 बार डेरिवेटिव करना है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सी नंबर हम नेक्स्ट स्लाइड पे सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं। C1 cos स्क्वायर x प्लस C2 साइन स्क्वायर x। तो C1 cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2, थोड़ा सिंप्लीफाई करने से आसान रहता है। और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2। चलो 2 बार डेरिवेटिव करते हैं, एक बार में कितना हो गया? C1/2 तो रह गया, 1 का 0 हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, और C2/2 यहाँ पे हो गए कॉस के लिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। क्या डेरिवेटिव ना है जी, मल्टीप्लाई करना है। साइन 2x का हो गया 2, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, गलती से इंटीग्रेशन कर दिया। ओके, कोई बात नहीं, दोबारा डेरिवेटिव करो, कितना हो गया? C1/2 तो रह जाएंगे, यहाँ पे 2 इंटू 2 -4 और हो जाएंगे cos 2x, और यहाँ पे C2/2 रह गया, ये 1 का तो हो गया 0, तो 0 प्लस यहाँ पे हो जाएंगे माइनस साइन, तो 2x का 2, यहाँ पे बोलो कितना हो गया? साइन का cos 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे cos 2x कितना आया?
इसको अगर थोड़ा सा देखोगे तो -2c1 cos 2x, फिर इसको देखेंगे 2c2 और यहाँ पे कितना आ गया cos 2x। क्या इसे तुम y में कन्वर्ट कर पाओगे? y इन द सेंस इसको भी ले लेते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? थोड़ा सा देखो सिंप्लीफाई करके, क्या पता अगर हो जाए। अगर हो जाए तो दिस इज अ सॉल्यूशन, अगर नहीं होता है तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, है ना? जी है, अच्छा ठीक है, जी पे भी डिस्कस करेंगे। जी अगर सॉल्यूशन है तो ठीक है, ओके। क्या ये ऐसा कन्वर्ट हो सकता है? तो इसको देखो थोड़ा सा, कितना है बोलो यहाँ पे, C1/2 इतना लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे C2/2, इन दोनों को ऐड कर दिए, अच्छा, प्लस यहाँ पे C1/2, यहाँ हो गया तुम्हारे cos 2x, और माइनस हो जाएंगे C2/2, और यहाँ पे हो गए cos 2x। इतना चलेगा ना? तो इसको इधर लिख रहे हैं, ठीक है। C1 इसको एक नया कांस्टेंट, जैसे लाइक एस C3, लाइक एस C3 हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे आ गया C3, और यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा, cos 2x कॉमन ले लेंगे, C1/2 माइनस C2/2, और यहाँ पे कितना आ जाएंगे cos 2x, तो कितना हो गया बोलो, C3 प्लस इसको मान लेते हैं C4 cos 2x। क्या ये ऐसा दिखेगा? ऐसा हो सकता है? ये आया y को ही लिखे हैं, y को ही लिखे हैं, इसी का डेरिवेटिव यहाँ पे ऐसा है, इसी के लिए y है, ठीक है। अब चाहो तो तुम यहीं से डेरिवेटिव कर लो, या यहाँ से, जैसा तुमको अच्छा लगे। हमने क्या किया, C1 C2 को एक नया कांस्टेंट C3, इन दोनों को एक नया कांस्टेंट C4 दिए। अब इन्हीं का दो बार डेरिवेटिव करके देखो, क्या वो वाला आएंगे? कभी नहीं आएगा, ये तो यहीं से दिख रहा है। अगर तुम इसको भी अगर ले लोगे तो मुझे एक बार y डैश कितना होगा बोलो, ये तो 0, कितना हो जाएगा साइन का -C4, और यहाँ पे साइन 2x इंटू 2, और दोबारा डेरिवेटिव करो, कितना हो गया, तो -4C4, और यहाँ पे cos 2x। क्या ये भी कभी y होगा? नहीं होगा, इसमें एक नया था वो गायब हो गया है। अभी y कैसे होगा? एक था ना, गायब हो चुका है। जब ये y होंगे ही नहीं, -y होंगे ही नहीं, इसका मतलब y डबल डैश प्लस y कभी 0 नहीं होगा, तो ये सॉल्यूशन ही नहीं है, नहीं ना है। हम सिंपलीफाई किए, वैसे ही यहाँ पे बोल सकते हैं ये कभी भी -y नहीं होगा, इसका मतलब y डबल डैश प्लस y कभी भी 0 नहीं होंगे। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि सिंपलीफाई करने पे हो जाए, देखने में लगता नहीं है, लग सिंपलीफाई में हो जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा, तो दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन, तो ये नहीं है। अगला वाला बोलो, ठीक है। अभिमन्यु सर, आप फ्री MTP कब करोगे? होगा, डेली लाइव क्लास करो, सब होगा, ठीक है। अगर हम लोग फोर्थ नंबर की बात करें तो इसे सिंप्लीफाई करना, हाँ, और इसे सिंप्लीफाई करना, ये हो जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस, उसके बाद साइन b इंटू कॉस a, समथिंग लाइक दैट। साइन C4 एक कांस्टेंट है, cos C2 एक कांस्टेंट है, ठीक है, कभी ना कभी आएगा। उन कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा। और इसमें 1 2 3 4 आर्बिट्ररी नहीं है, कितना है, 2 ही है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा, ये हो जाएंगे। उसी तरीके से ये तो जिंदगी में नहीं होगा, एक ही है, यहाँ पे चाहिए एटलीस्ट 2, और 2 से ज्यादा हो गए तो भी नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी 2 है, लेकिन पहले से सिंप्लीफाई करने के बाद देखना है ना, एंगल के अंदर है। एग्जैक्टली 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो होना चाहिए सॉल्यूशन में। पहले ये भी तो चेक कर लो, ये सॉल्यूशन है, हाँ है, ये सॉल्यूशन तो है, ये दोनों सॉल्यूशन है, इवन ये भी सॉल्यूशन है। ये तो सॉल्यूशन ही नहीं है तो खत्म, ये एक एक है, सॉल्यूशन है लेकिन एक एक आर्बिट्ररी है, मुझे चाहिए 2। ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें आर्बिट्ररी 2 आ जाएगा, एक कॉस के साथ एक, हाँ इसमें भी 2 आ जाएगा। इसको चेक किए, हो रहा है, इसमें आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। ये होगा H नंबर, H नहीं होंगे, क्यों, C1 है, एक ही है, 2 चाहिए मुझे।
ठीक है, C1 एक ही है, मुझे कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो ये चीजें ये हो जाएंगे। आई नंबर बोलो, एक C1 यहां है, एक C2 यहां होंगे। बोलो, यस, एक C1 यहां है, एक C2 यहां है। देखते हैं, इसी को करके देखो तो कितना होता है, बोलो। साइन ए इंटू, बोलो फॉर्मूला बोलो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, आया ना। अब इसको देखो, कॉस C2 और C1 को मिला के एक नया निकाल लेते हैं। C3 कर दें, C1 C2 है ना, तो C3 साइन एक्स चलेगा। C1 इंटू कॉस C2 को नाम दे दिए C3, ठीक है। साइन C2 इंटू C1 एक न्यू हो जाएगा ना, साइन C2 है और एक C1, तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग C4 कॉस एक्स। ये होगा, दोनों कांस्टेंट है बट फिक्स्ड कांस्टेंट है। और तो अच्छा नहीं दिए, तो कितने हो गए बोलो, ए डी जी और आई, इतने सारे मिले, ठीक है। ऐप में जाओगे ना, एम्स मैथ क्लासेस पटना नाम से ऐप है, मैथ सॉल्यूशन जो भी आप हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहां पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऐप एम्स मैथ क्लासेस पटना आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री लेक्चर्स भी बहुत सारे अवेलेबल है जैम 2026 से रिलेटेड। बाकी आपके लाइव क्लास भी यहाँ पे चलते हैं, ठीक है ना। और अगर सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो बहुत कम फी है, 1499 में इनरोल कर सकते हो। तो ये सारा चीजें, ऐप मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बोलो, यहाँ डायरेक्टली भी तो कर सकते हो, उतना करने का। कहाँ, यहाँ पे हाँ, डायरेक्टली कैसे पता चल रहा है 2 आर्बिटरी है, क्या पता सिंप्लीफाई करके इक्के में हो जाए। 2 आर्बिटरी होना चाहिए ना कंप्लीट में, अलग अलग कैसे, कहाँ हमको डायरेक्टली दिख रहा है, ऐसे सर, कैसे। C1 यहाँ। ये तो ये सॉल्यूशन खाली हुआ ना, हाँ, हाँ खाली सॉल्यूशन हुआ, लेकिन उसमें 2 आर्बिटरी होगा, इसको गारंटी कैसे देंगे। तो उस तरह से तो मान लो इसके जगह पे हम अगर सपोज करो यहाँ पे, अगर इसके साथ में हम ऐसा लिख देते, मान लो बाहर ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ इतना लिखते कि cos C1 प्लस C2x, तो इसमें भी 2 आर्बिटरी है ना। और क्या ये ये सॉल्यूशन होगा, या ऐसा करते C1 प्लस C2, या इस तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं जिसमें मर्ज करने पे सिंगल हो जाता है, बहुत सारा है, जैसे इसको लिखे ना इसी तरह से। और यहाँ पे मान ले कर देते हैं प्लस, यहाँ पे कर देते हैं सिंपल सा एक्स। क्या ये हो पाएगा, ये थोड़ी होगा, नहीं हो पाएगा, इसमें एक ही को है ना। तो यहाँ से सॉल्यूशन पता चलता है सिर्फ कि तुम जो 2 बार डेरिवेटिव किए वो तो एक सॉल्यूशन बना, लेकिन इसके पास 2 जनरल है, तो क्या पता अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए तो ये दोनों मर्ज हो जाए, चांसेस रहता है ना। हम कैसे चेक कर पाएंगे मर्ज होने का, इसलिए हम उसको सिंप्लीफाई करके देखें। जैसे इसी में है, सॉल्यूशन भी है लेकिन एक ही को लिखे हैं, अगर इसी के जगह पे हम ऐसा लिख देते कि C1 प्लस C2 और यहाँ पे कॉस कर देते, तो सॉल्यूशन तो है लेकिन 2 नहीं है, मर्ज करके क्या हो जाएगा, एक ही बन जाएगा। तो कम से कम चेक तो कर ले कि अच्छा ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, है ना। तो समथिंग लाइक दैट, बात समझ में आ रहा है। तो चलिए यहीं तक आज के क्लास हम लोग रखते हैं, बाकी कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्लास को, ठीक है। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके आगे के हम लोग देखेंगे। लेक्चर 11 में हम लोग क्या देखेंगे, रॉन्स्कियन क्या होता है, सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। मान लेते देखो अभी सॉल्यूशन निकाल नहीं रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के मुझे पता है ऑलरेडी, और भी उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से कैसे होता है वो पता है ना। हम लोग को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, एग्जैक्ट, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये सारा हम लोग कर चुके हैं, वहां से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से निकाल लेते हैं। आगे चलकर सेकंड ऑर्डर कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वेरिएबल कोएफिशिएंट, कॉची आयलर इक्वेशन, सारा चीजें देखेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वहां से भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। लेकिन उसका नेचर क्या होगा वो भी हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। रॉन्स्कियन देखेंगे, LILD, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग का था जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। कोई भी डाउट्स वगैरह हो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, कल हम लोग 4 बजे से वापस फिर देखेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके, चलिए।